Hello everyone, welcome to the YouTube channel of JMS IAS, and today we are going to discuss the current affairs of July first week. यहाँ पे हमने एक चीज का और विशेष ध्यान रखा है कि जितना भी करंट अफेयर्स है उसको हमने टॉपिक वाइज अरेंज करके रखा हुआ है ताकि स्टूडेंट्स के लिए सुविधा हो जाए कि एक वीक में जैसे सपोज कर लो अवार्ड्स कौन कौन से आपका दिए गए हैं तो वो एक साथ आपको एक जगह मिल जाए। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखा है। सेकेंड चीज ये है कि आप अदर यूट्यूब चैनल से अगर वीडियो देखते हो तो वहां पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग एक्सप्लेनेशन आपको मिलती है। यहाँ पे इस चीज का विशेष ध्यान रखा गया है, सिर्फ वही कीवर्ड रखे गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। तो सबसे पहले हम आपका अवार्ड्स देखने वाले हैं कि जुलाई के पहले वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं। तो उसमें से सबसे पहला है हु हैज बीन ऑनर्ड विद पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2023 बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। यानी ऋषि सुनक जी के द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र सिंह दत्त को आपका ये सम्मान दिया गया है। अगर हम राजेंद्र सिंह दत्त की बात करें तो उन्हें ये सम्मान यूके इंडिया वीक रिसेप्शन जो आपका हेल्ड हुआ था उसमें दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि राजेंद्र सिंह दत्त हैं कौन, तो आपका ये एक्स सर्विसमैन है, अनडिवाइडेड इंडिया के एक्स सर्विसमैन है। यानी ये ब्रिटिश जो आपका आर्मी थी उसमें काम किया करते थे। ये आपका लास्ट सर्विंग आपका सिख सोल्जर है जिन्होंने आपका वर्ल्ड वार 2 में पार्टिसिपेट किया था। तो ये आपका राजेंद्र सिंह दत्त से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद हमने ऑप्शन में एक वर्ड देखा था दलाई लामा। अब हम दलाई लामा से रिलेटेड कुछ चीजों को कर लेते हैं। अगर हम दलाई लामा की बात करें तो दलाई लामा जी का ओरिजिनल नेम क्या है, तेंजिन ग्यात्सो है। ये 14th नंबर के दलाई लामा है। यानी अब तक टोटल इनसे पहले 13 दलाई लामा हुए हैं। अगर हम बात करें दलाई लामा डेजिग्नेशन की तो दलाई लामा डेजिग्नेशन अब लोकितेश्वरा जो बोधिसत्व होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब लोकितेश्वरा जो बोधिसत्व है वो आपका किसका सिंबल है, कंपैशन का सिंबल है। दलाई लामा जो 14 दलाई लामा है तेंजिन ग्यात्सो, उनके द्वारा बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं जिसमें से एक फेमस बुक है लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट, और इस बुक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आप सब इन फैक्ट्स का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज बीन अवार्डेड विद प्रेस्टिजियस पेन पिंटर प्राइज 2023 फॉर हिज वर्क इन पोइट्री एंड लिटरेचर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि जो पेन पिंटर प्राइज 2023 का है वो किस फील्ड में दिया गया है, पोइट्री एंड लिटरेचर, वो भी किसके लिए, बच्चों के लिए। उस फील्ड में इस अवार्ड को दिया गया है। अब ये अवार्ड दिया किसको गया है, आपके ऑप्शन से माइकल रोशन, सलमान रश्दी, निक सारत एंड अमिताभ घोष। तो ये अवार्ड दिया गया है माइकल रोजन को अवार्ड दिया गया है। अगर हम माइकल रोजन की बात करें तो ये आपका एक फेमस आपका ब्रिटिश ऑथर है। ये आपका चिल्ड्रन पोइट्री पे उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। इनकी पहली बुक जो बहुत ही फेमस बुक है माइंड योर ओन बिजनेस 1974 में पब्लिश हुई थी, और माइकल रोजन को 2023 के पेन पिंटर प्राइज से नवाजा भी गया है। अगर हम बात करें पेन पिंटर प्राइज की तो पेन पिंटर प्राइज को कब स्टार्ट किया गया था, 2009 में से स्टार्ट किया गया था। ये जो पेन पिंटर प्राइज है वो किसके नाम से स्टार्ट किया गया है, नोबल लॉरिएट थे आपका हेरोल्ड पिंटर, उनके नाम से इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया। तो इस इंफॉर्मेशन को आप जरूर याद रखें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज वन लुसाने डायमंड लीग 2023 विद अ बेस्ट थ्रो ऑफ 87.66 मीटर। यानी निम्न में से किसने लुसाने डायमंड लीग 2023 को जीता है, वो भी कितना थ्रो किया है इन्होंने, 87.66 मीटर का थ्रो करके इस डायमंड जो लीग है उसको जीत गया है। इनके बारे में एक ट्रिक ये है कि 2022 का जो लुसाने डायमंड लीग हुआ था वो भी आपका इन्होंने जीता हुआ था। ये जो लुसाने डायमंड लीग है किससे रिलेटेड है, ये आपका जेवेलिन थ्रो से रिलेटेड है। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो ये किससे रिलेटेड है, जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है। अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो जेवलिन थ्रोअर आपका जो फेमस जेवलिन थ्रोअर है वो कौन है, नीरज चोपड़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बी साइंड फॉर द वुमेन्स कैरिबियन प्रीमियर लीग। यानी ये इंडिया की पहली ऐसी वुमेन क्रिकेटर हैं या पहली ऐसी इंडियन क्रिकेटर हैं जिनको वुमेन कैरिबियन प्रीमियर लीग के लिए साइन किया गया है। तो ये आपका क्रिकेटर कौन है, श्रेयांका पाटिल है। इन्होंने आपका आईपीएल में भी जो वुमेन का होता है उसमें भी आपका काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिसेंटली विच इंडियन प्लेयर हैज बीन अवार्डेड फॉर द ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड। यानी ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपका ये जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है वो है मैरी कॉम। मैरी कॉम जी को ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें मैरी कॉम जी की तो मैरी कॉम कौन है, एक्स राज्यसभा एमपी भी है ये। साथ में अगर हम बात करें मैरी कॉम को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये तीनों अवार्ड दिए गए, और हाल ही में इन्हें 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। मैरी कॉम ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी है, तो इस चीज को भी हमें याद रखना है। तो ये आपका मैरी कॉम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
हु वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द एशिया इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023। तो एशिया इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 में किस फिल्म ने आपका बेस्ट फिल्म का अवार्ड लिया है? तो ये आपका फिल्म थी गिद्धा द स्कैवेंजर। इस फिल्म को बेस्ट अवार्ड दिया गया। तो संजय मिश्रा की गिद्धा द स्कैवेंजर जो फिल्म थी उसे एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन में आपका बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। साथ में एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन में अवार्ड जीतने के साथ ही ये आपका ऑस्कर 2023 के लिए भी फिल्म क्वालिफाई कर गई है। तो याद रखना, गिद्धा द स्कैवेंजर फिल्म को एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, साथ ही आपका ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी क्वालिफाई कर गई है। तो ये थे आपका बहुत सारे अवार्ड। अब हम देख लेते हैं जुलाई के पहले वीक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। तो इसकी अगर हम बात करें इनिशिएटिव की, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यूनियन मिनिस्टर फॉर होम एंड कॉर्पोरेशन अमित शाह हैज वर्चुअली लॉन्च्ड अक्षर रिवर क्रूज ऑन विच रिवर फ्रंट। यानी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने आपका अक्षर रिवर क्रूज एक आपका सर्विस है वो लॉन्च की है। किस रिवर फ्रंट पे लॉन्च की है? तो आपका अक्षर जो टेम्पल है, अक्षरधाम टेम्पल, एक आपका दिल्ली में है और दूसरा आपका गुजरात में भी है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे लॉन्च की गई है? साबरमती रिवर फ्रंट पे आपका लॉन्च की गई है। नेक्स्ट हम बात करें, who has inaugurated the first of its kind exhibition on banking on world heritage in New Delhi। यानी जो बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज है इस पर एक एग्जीबिशन लॉन्च की गई है। इसमें से इस एग्जीबिशन को किसने लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, मीनाक्षी लेखी, स्मृति ईरानी एंड पीयूष गोयल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीनाक्षी लेखी जी ने आपका इस एग्जीबिशन को लॉन्च किया था। ठीक है, इस एग्जीबिशन में क्या किया गया है, G20 मेंबर कंट्रीज जो है ना, उनके जो उन कंट्रीज के जो नोट्स हैं उनको यहाँ पे आपका शो किया जाएगा। तो G20 मेंबर्स हैं उनकी आपका बैंकों के जो नोट्स हैं उनको इसके द्वारा शो किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो एग्जीबिशन है इसके नोट्स को इकट्ठा करने का काम, इसको पूरा एग्जीक्यूट करने का काम किसने किया है? तो स्कॉलर रुक्मिणी धनुकार है, उन्होंने आपका इसको पूरा कलेक्ट करने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, द मिशन कर्मयोगी एंड मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी इंप्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। यानी जो मिशन कर्मयोगी है ये किससे रिलेटेड है? ये सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड है। यानी सिविल सर्वेंट्स के अंदर ये कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम करेगा ये मिशन। ठीक है, तो इस मिशन को कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करने वाली है? तो इस मिशन को जो मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करने वाली इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसको लॉन्च किसने किया था? जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। इसको इंप्लीमेंट करने वाला कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका एम क्या है? जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना। अगर हम बात करें कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, देखो इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री तो आपका मैती हो गई, बट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी होगी? तो मैती के अंडर आपका एक डिवीजन है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, ये आपका इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है फॉर दिस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following has launched the web portal for filing contribution reports and audited annual accounts। यानी इनमें से किसने एक आपका वेब पोर्टल लॉन्च किया है जो आपका किसके लिए है? आपका ऑडिट रिपोर्ट्स को फाइल करने के लिए, एनुअल ऑडिट अकाउंट्स वगैरह को, अपने कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स को फाइल करने के लिए। तो ऐसा जो आपका वेब पोर्टल है वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। किसके तहत लॉन्च किया है? तो याद रखें आरपीए एक्ट 1951 के तहत आपका इसको लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14th में है, 15th में है। कहां से कहां तक है? आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को इसे फॉर्म किया गया था। ठीक है, कब फॉर्म किया गया था? वोटर्स डे के मौके पर इसको फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहां है इलेक्शन कमीशन का? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? पहले इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन जी। जो अभी हमारे करंट इलेक्शन कमिश्नर वो कौन है? वो है आपका राजीव कुमार जी, आपका हमारे करंट इलेक्शन कमिश्नर हैं। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? ये आपका इलेक्शन कंडक्ट कराता है। कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट कराता है? ये टोटल 6 इलेक्शन कंडक्ट कराता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट कराता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट कराता है, लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट कराता है, राज्यसभा का कंडक्ट कराता है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का कंडक्ट कराता है, साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद का भी इलेक्शन ये कंडक्ट कराता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो एक बॉडी करेगी और उस बॉडी में 3 मेंबर होंगे। कौन कौन से 3 मेंबर होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। अगर मान लो कि कोई भी पार्टी आपका अपोजिशन पार्टी नहीं बन पा रही है तो उस केस में जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसका कोई भी मेंबर आपको नॉमिनेट करेगी, वो पार्टी, वो उसका पार्ट होगा कमेटी का। साथ में आपका सीजेआई या उनके द्वारा कोई भी आपको नॉमिनेटेड इंसान मेंबर होगा। तो ये 3 लोग मिलकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम को नॉमिनेट करने वाले हैं, उसको अपॉइंट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following has launched e-Saraj mobile app to support marketing for products made by women of self help groups।
यानी ई सरस ऐप, ये आपका जो मोबाइल ऐप है ये लॉन्च किया जाएगा। किसके लिए लॉन्च किया जाएगा, इसका एम क्या है, तो इसका एम क्या है, सपोर्ट मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, यानी जो प्रोडक्ट्स हैं आपका वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के, उनको मार्केटिंग प्रोवाइड कराने का काम किसका होगा, ई सरस मोबाइल ऐप का होगा। तो ये बात क्वेश्चन से क्लियर है कि ई सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसका एम क्या है कि जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग प्रोवाइड कराना। तो ये किस स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च ए माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप थ्रेड्स। यानी माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब है, जैसे आपने ट्विटर देखा होगा, ट्विटर पे आप छोटे छोटे ब्लॉग लिख पाते हो, यानी बहुत बड़े बड़े ब्लॉग नहीं लिख पाते हो। तो इसी तरह की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट आपका लॉन्च की गई है एक कंपनी के द्वारा जिसका नाम है थ्रेड। तो ये आपका लॉन्च किया गया मेटा के द्वारा, जो कि आपका ये इसका पूरा नाम है इंस्टाग्राम थ्रेड। तो उसको लॉन्च किसने किया है, मेटा के जो आपका ओनर है मार्क जकरबर्ग, उन्होंने आपका इसको लॉन्च किया। ट्विटर लाइक ऐप है जिसका नाम है इंस्टाग्राम थ्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has recently launched टेलीमानस चैटबॉट फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। इन ऐसे लोग जो आपका मानसिक बीमारियों से आपका पीड़ित हैं उनके लिए इस स्टेट गवर्नमेंट ने टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया। तो स्टेट गवर्नमेंट आपका जम्मू एंड कश्मीर की है। तो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट ने पहला चैटबॉट आपको लॉन्च किया, किन लोगों के लिए, जो लोग आपका मेंटल डिस्ट्रेस में। तो ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने ये आपका लॉन्च किया। नाम क्या है, टेलीमानस चैटबॉट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब हमारे यहाँ से आपका सेक्शन जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका सिक्योरिटी एंड डिफेंस का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच सिटीज पुलिस हैड एस्टैब्लिश्ड ए ड्रोन पुलिस यूनिट टू असिस्ट कॉप्स इन एरियल सर्विलांस। यानी ऐसी कौन सी पुलिस है, किस स्टेट की पुलिस है जिसने अपने एक अलग से ड्रोन यूनिट आपका लॉन्च कर दी है। तो ऐसी पुलिस आपका ग्रेटर चेन्नई की पुलिस है। अगर मान लो ये स्टेट का ऑप्शन यहाँ पे होता तो स्टेट के नाम में क्या आ जाता, इस स्टेट के नाम में आपका तमिलनाडु आ जाता। ठीक, उस केस में तमिलनाडु आ जाता। तो याद रखें कि तमिलनाडु की पुलिस या ग्रेटर चेन्नई की पुलिस ऐसी पुलिस है जिसने अपनी खुद की ड्रोन पुलिस यूनिट आपका स्टार्ट किया। आप इस फोटो में इस चीज को देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर कंट्रीज फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल इन विच स्टेट। यानी हिंदुस्तान का पहला सैनिक स्कूल जिसको कोऑपरेटिव आपका रन करने वाले हैं, ऐसा स्कूल कहाँ खोले जाने वाला है, तो ऐसा स्कूल आपका गुजरात में खोले जाने वाला है। गुजरात का जो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आपका इस स्कूल की फाउंडेशन स्टोन आपका अमित शाह जी के द्वारा रखा गया है। तो याद रखें, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह वर्चुअली लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर द फर्स्ट सैनिक स्कूल एट मेहसाना। और ये सैनिक स्कूल किसके द्वारा रन किया जाएगा, कोऑपरेटिव्स के द्वारा इसको रन किया जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स 2023 वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। यानी जो मैरीटाइम, सबसे पहले एक चीज याद रखो, ये जिमेक्स जो एक्सरसाइज है वो कौन सी एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये आपका इंडिया और किस कंट्री के बीच में एक्सरसाइज होती है, ये इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज होती है। इस चीज का भी ध्यान रखें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन इंडिया और जापान के बीच में इस एक्सरसाइज को किया जाता है। तो याद रखें कि हाल ही में जिमेक्स एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, उसे इंडिया और जापान के बीच में किया गया। और कहां पे किया गया, विशाखापट्टनम में किया गया। क्योंकि प्लेसेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि आपका कौन सी एक्सरसाइज किस जगह हुई। तो हाल ही का में जो आपका जिमेक्स का नया संस्करण है वो आपका कहां पे हुआ, वो आपका जिमेक्स 23 का जो संस्करण है वो विशाखापट्टनम में 5 से 10 जुलाई के बीच में संपन्न हुआ। अब हम देख लेते हैं कि और कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो आपका इंडिया और जापान के बीच में होती है। तो एक आपका एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन, वो इंडिया और जापान के बीच में होती है। दूसरी एक्सरसाइज है आपका वीर गार्जियन, वो भी इंडिया और जापान के बीच में होती है। तीसरी एक्सरसाइज है आपका शिन्यू मैत्री, ये आपका एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ये भी इंडिया और जापान के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लान्स टू क्रिएट ए डेडिकेटेड मंकी फॉरेस्ट इन विच सिटी टू हेल्प सस्टेन द सीमियन पॉपुलेशन एंड रिड्यूस ह्यूमन मंकी कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन मंकी कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, साथ में सीमियन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट एक मंकी फॉरेस्ट तैयार कर रही है। और ये किस सिटी में तैयार किया जा रहा है, ये आपका आपका लखनऊ में तैयार किया जा रहा है। कहां पे तैयार किया जा रहा है, ये आपका लखनऊ में तैयार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो लखनऊ में आपका 4 मंकी फॉरेस्ट आपका बनाए जाएंगे ताकि सीमन की पॉपुलेशन को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम आपका देखने वाले हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपका कहां पे संपन्न हुई है, ठीक है, और इंडिया में कौन कौन सी होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है, स्टार्टअप 20 शिखर समिट इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी अंडर द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट जो कि जुलाई के पहले वीक में हुई है, ये आपका किस शहर में हुई है, तो ये आपको हुई है गुरुग्राम में। ये कहां संपन्न हुई है, गुरुग्राम हरियाणा में ये संपन्न हुई है। अब हम G20 के थोड़े से बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। G20 क्या है, एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है। कितने मेंबर्स का, 19 मेंबर्स और एक EU का, यानी 20 मेंबर्स की ग्रुपिंग है। इसे कब स्टेब्लिश किया गया था, 1999 में से स्टेब्लिश किया गया था। G20 ग्लोबल आपका जो वर्ल्ड की 80% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। वर्ल्ड की 75% या 2/3 जो पॉपुलेशन है वो आपका कहां पे है,
वर्ल्ड की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो आपका यहीं पे आपका रहती है, G20 की जो कंट्रीज है वहां पे रह रही है, ठीक है। अगर हम बात करें सारी की सारी जो ब्रिक्स कंट्री है, चाहे वो ब्राजील हो, रसिया हो, इंडिया हो, चाइना हो, साउथ अफ्रीका, ये सारे के सारे जो आपका कंट्रीज हैं ये G20 के मेंबर है। अगर हम G20 के हेडक्वार्टर की बात करें तो G20 का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। अभी जो करेंट आपका G20 का होस्ट है वो कौन है? इंडिया होस्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया जो होस्ट है उसका थीम क्या है? उसका थीम है वसुदेव कुटुंबकम। उसका थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम उसका थीम है। अगर हम बात करें शेरपा की, तो जो हमारी G20 है उसके शेरपा कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। G20 में एक ट्रोकिया होता है। ट्रोकिया का मतलब ये होता है कि ऐसी कंट्री जिसमें आपका इवेंट होने वाला है G20 का, और लास्ट इवेंट किस कंट्री में हुआ था G20 का, और नेक्स्ट इवेंट किस कंट्री में होने वाला है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें, इंडिया 2030 का इवेंट होस्ट कर रहा है, इटली 2024 का इवेंट होस्ट करेगा, इंडोनेशिया ने 2022 का इवेंट होस्ट किया था। तो इन तीनों को मिला करके जो आपका बनता है उसे हम बोलते हैं ट्रोकिया। इन तीन कंट्रीज को मिला करके जो बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रोकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली वेयर चिखल कालो फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड। यानी चिखल कालो फेस्टिवल हाल ही में कहाँ सेलिब्रेट किया गया? ये चिखल कालो जो फेस्टिवल है ये आपका मड फेस्टिवल होता है। ये कैसा फेस्टिवल है? मड फेस्टिवल है। और ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? ये गोवा में सेलिब्रेट किया गया। तो चिखल कालो एक आपका मड फेस्टिवल है। कहाँ का मड फेस्टिवल है? ये गोवा का मड फेस्टिवल है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो बच्चे मड में आपका खेल रहे हैं। और गोवा के कौन कौन से फेस्टिवल हैं? अदर फेस्टिवल की बात करें अगर हम गोवा की, तो सिग्मोत्सव है, साओ जाओ महोत्सव है, ये भी आपका गोवा का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड फेमस श्रावणी मेला, वर्ल्ड का फेमस श्रावणी मेला किस स्टेट से रिलेटेड है? तो अगर हम श्रावणी मेला की बात करें, ये आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा? झारखंड से रिलेटेड हो जाएगा। श्रावणी मेला आपका झारखंड के देवगढ़ में मनाया जाता है। तो झारखंड का देवगढ़ है, वहां पे श्रावणी मेला को जुलाई के पहले वीक में इनोग्रेट भी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु प्रिसाइडेड ओवर द 23rd एससीओ समिट हेल्ड रिसेंटली। जैसे इंडिया में G20 समिट को इंडिया होस्ट कर रहा है, वैसे ही इंडिया एससीओ को भी आपका हेल्ड कर रहा है। एससीओ की समिट भी इस साल इंडिया में हुई है। तो आपका ये समिट कहाँ पे हुई है? इंडिया में हुई है। किसने प्रिसाइड ओवर किया? इंडिया ने प्रिसाइड ओवर किया है। बट याद रखना ये समिट आपका कैसे हुई है? ये समिट वर्चुअली हुई है, ठीक है। फिजिकली ये समिट नहीं हुई है। ये समिट प्राइमरली कैसे हुई है? वर्चुअली समिट हुई है। तो अब हम एससीओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एससीओ को 2001 में एस्टेब्लिश किया गया था एससीओ को, ठीक है। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? एससीओ की अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में, बट एससीओ का एक छोटा सा और ऑर्गेनाइजेशन जो एससीओ के साथ आपका वर्क करता है उसका नाम है रैट्स। रैट्स आपका फुल फॉर्म होता है रैपिड एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। इसका जो आपका हेडक्वार्टर वो आपका कहाँ है? ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके मेंबर कितने हैं? 9 मेंबर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जुलाई में जो समिट हुई है उसमें ऑफिशियली ईरान को बतौर मेंबर के तौर पे हमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ईरान को मेंबर के तौर पे हमारे द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। रिसेंट समिट आपका कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है, वर्चुअली हुई है। ये कौन से नंबर की समिट थी? 23rd नंबर की समिट थी। आप यहाँ से अंदाज ही लगा सकते हैं 2001 में एस्टेब्लिश हुआ होगा, तो 2023 में इसकी 23rd समिट ही होगी। जो इंडिया ने समिट होस्ट की है, उस समिट का थीम क्या था? उसका थीम था सिक्योर एससीओ, और G20 का थीम क्या था? वसुदेव कुटुंबकम। अब यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि ये जो वसुदेव कुटुंबकम है इस वर्ड को किस जगह से लिया गया है, यानी किस उपनिषद से इसको लिया गया है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज स्टार्ट हो जाते हैं। जुलाई के पहले वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज थे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। यानी इनमें से किस डे को हम नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 1 जुलाई। 1 जुलाई को हम नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ ही एसबीआई का फाउंडेशन डे, और कनाडा जो आपका कनाडा कंट्री है उसका स्वतंत्रता दिवस, वो भी आपका कहीं ना कहीं आपका 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें 1 जुलाई का नेशनल पोस्टल डे हो गया, 1 जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाते हैं। ऐसे ही आपका 1 जुलाई को हम आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाते हैं, सी डे भी मनाते हैं। 1 जुलाई को हम जीएसटी डे भी मनाते हैं, क्योंकि आपका 1 जुलाई 2017 को 101st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किसको पारित किया गया था? आपका जीएसटी को पारित किया गया था, इंडिया में लाया गया था। पहली कंट्री जिसने जीएसटी अपने यहाँ लाया वो आपका थी फ्रांस। फ्रांस आपका ऐसी पहली कंट्री है जिसने आपका जीएसटी को अपने यहाँ लागू किया था। अभी हमने देखा कि नेशनल डॉक्टर्स डे भी आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी इस बार? इसकी थीम थी इस बार सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 4 जुलाई को, तो 4 जुलाई को हम अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, और 11 जुलाई को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। तो ये डेज आपका इंपॉर्टेंट डे है जुलाई के फर्स्ट वीक के, आपको याद होने चाहिए। ऐसे ही डे हम आपका अपना जब सेकंड लेक्चर लेके आएंगे, सेकंड वीडियो लेकर के आएंगे, जो कि जुलाई के सेकंड वीक की करंट अफेयर्स को कवर करेगा, वहां पर भी हम इसी तरह से आपका उस वीक के जो भी इंपॉर्टेंट डेज होंगे उनको कवर करेंगे। नेक्स्ट आपका अब हम देखने वाले हैं कुछ नेशनल न्यूज, इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज कौन कौन सी है।
तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, फ्रॉम विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो जो सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम है, इसमें सरकार का एम ये है कि हम 2047 तक, ठीक है, कब तक, 2047 तक एनीमिया को, जो सिकल सेल एनीमिया है, इसको इंडिया से पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आपका मध्य प्रदेश से इसको इनॉग्रेट किया था। मध्य प्रदेश में लालपुर पड़ता है शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में, वहां से इसको इनॉग्रेट किया है। इसके तहत सरकार का एम क्या है कि जो आपका सिकल सेल एनीमिया, इसको हम कब तक खत्म कर देंगे, 2047 तक खत्म कर देंगे। अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें, ये आपका ट्राइबल जो पॉपुलेशन है हमारे यहाँ की, उसमें सबसे ज्यादा प्रेवलेंट होता है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो आपका आरबीसी होती है, रेड ब्लड करप्शल्स होते हैं, उनका जो शेप है वो आपका सिकल की तरह हो जाता है, जिससे आप यहाँ देख रहे हो ना, एक सिकल शेप में हो जाता है, जिससे आपका क्या होता है कि जो ब्लड है उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है, बहुत सारे डिसफंक्शन हो जाते हैं हीमोग्लोबिन में, जिसकी वजह से कई बार बहुत ज्यादा पेन भी होता है लोगों को, ऑर्गन डैमेज भी हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका बहुत सारी समस्या होती है। एक चीज याद रखना, जो सिकल सेल एनीमिया है, ये एक आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी जेनेटिकली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, which state has become India's top electronic producer exporter of 2023 with the export worth US 5.37 बिलियन डॉलर। यानी ये इंडिया का टॉप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर स्टेट है, ठीक है। ये स्टेट आपका तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु आपका टॉप एक्सपोर्टर है इंडिया का। अगर हम बात करें 15 जो लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, वो आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु टोटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट का 22.8%, ऑलमोस्ट 1/4 आपका एक्सपोर्ट करता है। इंडिया का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट होता है, उसका 1/4 आपका तमिलनाडु से ही एक्सपोर्ट होता है। अगर हम टॉप 4 स्टेट्स की बात करें, तो नंबर 1 पर तमिलनाडु है, सेकंड पर उत्तर प्रदेश है, थर्ड पे कर्नाटक है, फोर्थ पे आपका महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सामने, ए नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विल बी डेवलप्ड इन विच स्टेट एट ए कॉस्ट ऑफ 4,500 करोड़ अंडर द सागरमाला इनिशिएटिव। याद रखें, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये आपका डेवलप करने जा रही है सरकार, ये आपका गुजरात में डेवलप करने जा रही है। गुजरात का लोथल है, वहां पे सरकार 4,500 करोड़ रुपए की लागत से ये आपका जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, इसको डेवलप करने वाली है। अगर हम लोथल की बात करें, तो लोथल क्या है, एक इंडस वैली साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है। ये आपका क्या, एक पोर्ट सिटी है, एक पोर्ट सिटी है लोथल। लोथल के बारे में एक चीज और आप जान लें, ये आपका टाइडल पोर्ट है, वर्ल्ड का पहला टाइडल पोर्ट है। चूंकि टाइडल पोर्ट था, तो यहाँ से बहुत ज्यादा व्यापार भी होता था, इस वजह से आपका लोथल को इंडस वैली का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी लोथल को कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखें, ये सारे फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट स्टार्टेड कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर एट द कारापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। ये आपका कहाँ पे स्टार्ट किया गया है सरकार के द्वारा, तो ये आपका स्टार्ट किया गया गुजरात में, कारापार न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट गुजरात में स्टार्ट किया, किसके द्वारा, एनपीआईसीएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा से स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which space company has launched the European Space Telescope Euclid to explore the dark universe। याद रखना कि जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का टेलीस्कोप है यूक्लिड, इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है, तो इसको मैन्युफैक्चर किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, ठीक है। इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया स्पेस एक्स ने। इस चीज को याद रखना, मैन्युफैक्चर इसको किया यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, बट इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है आपका स्पेस एक्स ने, ये इलॉन मस्क की कंपनी है। अगर हम बात करें इस टेलीस्कोप की, ये टेलीस्कोप 1.5 मिलियन किलोमीटर तक का देख सकता है। इसको मैन्युफैक्चर किया गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, ठीक है, लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्पोर्ट्स के स्टार्ट हो जाते हैं, स्पोर्ट्स सेक्शन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया बीट विच कंट्री इन द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जो कि आपका बुसान कोरिया में हुई थी, उसमें इंडिया ने किसको पराजित किया है, उसमें इंडिया ने आपका किसको पराजित किया, ईरान को पराजित किया है। 9th इंडिया का टाइटल है, इंडिया ने आपका ये टाइटल 8वीं बार जीता है, ठीक है, 9th टाइटल था इंडिया ने, और इंडिया का ये टोटल आपका 9th बार हुआ है, मतलब टोटल ये 9वीं बार हुआ है, जिसमें इंडिया ने 8 बार जीता है, ठीक है। लास्ट कब हुआ था, 2017 में लास्ट हुआ था, यानी 6 साल बाद ये आपका हेल्ड हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बीसीसीआई हैज साइंड ए 3-year स्पॉन्सरशिप डील विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो स्पॉन्सरशिप डील होती है, उसके तहत क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो ये लोग टी शर्ट पहनते हैं, खिलाड़ी टी शर्ट वगैरह जो पहनते हैं, उसके पीछे आपने बायजूस लिखा देखा होगा। तो आज से 3 साल पहले बायजूस ने स्पॉन्सरशिप डील विन की थी। अब बायजूस से आपका स्पॉन्सरशिप डील किसने विन कर लिए, ड्रीम 11 ने आपका विन कर लिया। अब जितनी भी आप टी शर्ट देखोगे, वो आपका ड्रीम 11 की देखोगे, प्लेयर्स के जो टी शर्ट है उसके पीछे ड्रीम 11 लिखा रहेगा, जैसे बायजूस लिखा रहता था। तो ड्रीम 11 ने आपका बायजूस को रिप्लेस कर दिया अगले 3 सालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज वन द फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। यानी फॉर्मूला 1 जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है, वो किसने जीता है। ये जो फॉर्मूला 1 रेस होती है, वो इस तरह की जो कार होती है, इनकी रेस होती है।
ठीक है। तो इसे किसने जीता हुआ है? इसे आपका मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता हुआ है। मैक्स वर्स्टैपेन आपका रेड बुल के आपका ड्राइवर है, ठीक है। तो मैक्स वर्स्टैपेन आपका जो रेड बुल के ड्राइवर है, इन्होंने आपका ऑस्ट्रियन चैंपियन, याद रखना, ऑस्ट्रियन को जीता हुआ है, ऑस्ट्रियन फॉर्मूला 1 को जीता हुआ है। इसके साथ ही मैक्स वर्स्टैपेन ने ऑस्ट्रेलियन को भी जीता हुआ है, बहरीन को भी जीता हुआ है, स्पेनिश को भी जीता हुआ है। तो याद रखना, मैक्स वर्स्टैपेन ने 4 टाइटल्स जीते हुए हैं, ऑस्ट्रियन और ऑस्ट्रेलियन दोनों, प्लस आपका बहरीन और स्पेनिश। ये है आपका मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है, जो आपका किसके ड्राइवर हैं? रेड बुल के ड्राइवर हैं। इस तरह की कार आपका ये रेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री आफ्टर लूजिंग टू स्कॉटलैंड। ये कितनी बड़ी मिजरी है कि आप इनिशियली जो वर्ल्ड कप थे वो इसी टीम ने जीते थे, और आज ये टीम आपका वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई है। तो ये टीम आपका वेस्ट इंडीज की टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन द फर्स्ट ग्लोबल चेस लीग आफ्टर डिफीटिंग मुंबा मास्टर 2023। वर्ल्ड जो फर्स्ट ग्लोबल लीग है आपका चेस की, फर्स्ट ग्लोबल चेस लीग है, वो आपका कहाँ पे हेल्ड हुई थी? वो आपका हेल्ड हुई दुबई में। वो आपका कहाँ हुई? दुबई में। इसमें आपका 5 टीमों ने भाग लिया था। कौन कौन सी 5 टीमें थी? चिंगारी गल्फ टाइटंस, गेंगेज ग्रैंड मास्टर्स, त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स एंड बलंग अलस्का नाइट्स, और साथ में मुंबा मास्टर। ये 5 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें जो फाइनल में आपका 2 टीमें पहुंची थी, त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स और मुंबा मास्टर। और त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने आपका मुंबा मास्टर को 2-0 से चेस जो आपका ग्लोबल चेस लीग थी उसमें हरा दिया। तो याद रखना, पहला ग्लोबल चेस लीग किसने जीता? त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने जीता। ये 2023 में दुबई में हुआ था, जुलाई की पहली वीक में। और इसमें किसने, जो आपका त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने, इन्होंने किसको हराया? मुंबा मास्टर्स को 2-0 से हराया। तो याद रखना, त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने मुंबा मास्टर को आपका पहले ही ग्लोबल चेस लीग में 2-0 से हरा दिया। ये ग्लोबल चेस लीग कहाँ हुई थी? दुबई में हुई थी, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, विच टीम हैज वन सेफ चैंपियनशिप 2023। ये जो सेफ चैंपियनशिप है, ये आपका 2023 किसने जीती है? तो ये सेफ चैंपियनशिप जो है 2023 की, वो आपका किसने जीती है? इंडिया ने आपका जीती हुई है। याद रखना, ये आपका इंडिया ने जीती है। किसको हरा के जीती है? कुवैत को हरा के जीती है। सेफ चैंपियनशिप आपका जो है ये कब स्टार्ट हुई थी? 1993 में स्टार्ट हुई थी। 2023 का जो सेफ चैंपियनशिप है वो आपका कर्नाटक में ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें सबसे ज्यादा जो गोल है आपका वो सुनील छेत्री ने की। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी आपको सुनील छेत्री को ही जाता है। तो सेफ आपका किससे रिलेटेड है? एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर फुटबॉल में कितने होते हैं? 11 होते हैं। फुटबॉल की और कौन कौन से कप होते हैं? फुटबॉल के डूरंट कप भी आपका फुटबॉल का ही होता है। फुटबॉल की सबसे जो बड़ी गवर्निंग एजेंसी वो क्या है? फीफा है, ठीक है। फीफा को कब स्टैब्लिश किया गया था? 1904 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। इसमें टोटल कितनी मेंबर है? 211 टीम्स इसका मेंबर है, मतलब स्पोर्ट एजेंसी इसका मेंबर है। इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो ज्ञानी इन्फांटिनो इसके प्रेसिडेंट है। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप आपका कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? कतर में ऑर्गेनाइज किया गया था 2022 में, ठीक है। और यहाँ की जो आपका कतर में फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें विनर कौन उभरा था? अर्जेंटीना ने आपका ये वर्ल्ड कप जीता हुआ था, ठीक है। इस चीज को भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विच मेडल डिड द इंडियन पेयर ऑफ प्रियांश एंड अवनीत कौर विन एट द वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप। जो वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप है उसमें जो प्रियांश और अवनीत कौर का पेयर था उसने कौन सा मेडल जीता? उसने गोल्ड मेडल जीता। तो वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप जो आपका आयरलैंड में हुई थी उसमें प्रियांश और अवनीत कौर ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज रिसेंटली इलेक्टेड एज न्यू चीफ सिलेक्टर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। इन इंडियन क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर के तौर पे इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है फेमस इंडियन क्रिकेटर अजीत आगरकर को। तो अजीत आगरकर को चीफ सिलेक्टर के तौर पर बीसीसीआई के द्वारा अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो बीसीसीआई ने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए चीफ सिलेक्टर के तौर पर अजीत आगरकर को अपॉइंट किया है। इनके साथ अदर भी आपका सिलेक्टर जैसे शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, ठीक है, सलिल अंकोला, श्रीधरन आपका शरत, इनको भी आपका अपॉइंट किया गया बतौर सिलेक्टर। बट चीफ सिलेक्टर कौन है? अजीत आगरकर है। तो ये हमारा स्पोर्ट्स था। अब हम कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड आपका एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है सरकार की, जिससे आपका 1975 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। याद रखना, इसका किसे बनाया गया चेयरमैन? पीएम प्रसाद को इसका चेयरमैन बनाया गया है। याद रखना, जो आपका कोल इंडिया लिमिटेड है वो आपका महारत्ना कंपनी है। इंडिया में टोटल 12 महारत्ना कंपनीज हैं, और जो रिसेंट आपका महारत्ना कंपनी वो कौन है? रूरल इलेक्ट्रिकल्स कॉर्पोरेशन है। रूरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन आपका रिसेंट आपका 12th नंबर का महारत्ना कंपनी है, ठीक है। लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है आपका कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड आपका जो इसके चेयरमैन है वो किससे अपॉइंट किया गया? इनका चेयरमैन पीएम प्रसाद को अपॉइंट किया गया है। इस चीज को भी याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। यानी 3 साल के लिए आपका किसको सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पे अगेन रिअपॉइंट किया गया है? तो वो आपका रिअपॉइंट किया गया है तुषार मेहता जी को।
जो आपका सॉलिसिटर जनरल होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करना। ठीक है, हमारे अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, आर वेंकट रमणी हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ये किस नंबर के अटॉर्नी जनरल है, ये आपका 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के बारे में कहा दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 17 में दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं। इनका टर्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका टर्म डिफाइन नहीं है, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक ये आपका ऑफिस में रहेंगे, तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक आपका रहते हैं। फर्स्ट आपका अटॉर्नी जनरल कौन थे, एमसी सेतलवाड़ थे। साथ ही एमसी सेतलवाड़ ऐसे अटॉर्नी जनरल भी थे जिन्होंने आपका सबसे लंबे समय तक आपका इंडिया में बतौर अटॉर्नी जनरल के तौर पे सर्व किया था। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल कौन है, एमसी सेतलवाड़ है। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन है, एमसी सेतलवाड़ है। ठीक है, फर्स्ट भी यही है और लॉन्गेस्ट सर्विंग भी यही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज स्टेप्ड डाउन एज एचडीएफसी चेयरमैन आफ्टर 46 ईयर। आप समझ सकते हैं कि 46 साल के बाद इस इंसान ने एचडीएफसी के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया है। तो ये कौन है, ये आपका दीपक पारेख जी हैं। ठीक है, तो दीपक पारेख ने 46 साल बाद इन 46 ईयर्स के बाद किस पद से इस्तीफा दिया है, एचडीएफसी के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू डब्ल्यूटीओ फॉर 9 मंथ्स। यानी इनमें से किसको डब्ल्यूटीओ को एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट किया गया है, तो आपका ये कौन है, ब्रजेंद्र नवनीत, इनको डब्ल्यूटीओ के एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट किया गया इंडिया के द्वारा। डब्ल्यूटीओ की अगर हम बात करें 1995 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था, उससे पहले आपका इसका नाम क्या होता था, 1995 में बताओ डब्ल्यूटीओ एस्टेब्लिश हुआ, बट उससे पहले भी आपका एक एजेंसी होती थी जिसका नाम था जीएटी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड, ठीक है, टैरिफ एंड ट्रेड। इसे आपका 1948 में एस्टेब्लिश किया गया था, बाद में इसी का नाम बदल के 1995 में डब्ल्यूटीओ रख दिया गया था। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें डब्ल्यूटीओ का, तो डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम बात करें डायरेक्टर जनरल कौन है, अभी जो अभी डायरेक्टर जनरल है ये आपका पहले फीमेल डायरेक्टर जनरल भी है, जो अभी डायरेक्टर जनरल है डब्ल्यूटीओ की, वही आपका डब्ल्यूटीओ की फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल भी है। तो उनका नाम क्या है, डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवियाला, ये आपका करेंट डायरेक्टर जनरल है डब्ल्यूटीओ की। अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ में हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है, तो वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। ये आपका एवरी 2 ईयर आपका हेल्ड होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, हर 2 साल में आपका हेल्ड की जाती है। तो ये आपका डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, आप इसको विशेष करके याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। इन बैंक ऑफ बड़ौदा में निम्न में से किसको एमडी और सीईओ के तौर पे अपॉइंट किया गया है, तो आपका ये है आपका देवदत्त चंद्र जी, इनको आपका बतौर एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। यानी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का निम्न में से किसी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा आदव अर्जुन। आदव अर्जुन को बतौर आपका प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया किसका, बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जेन्स स्टोलनबर्ग हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो का इन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया जेम्स स्टोलनबर्ग को। अब नाटो के बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। नाटो को कब स्टेब्लिश किया गया, 1949 में स्टेब्लिश किया गया, वाशिंगटन ट्रीटी के द्वारा नाटो को स्टेब्लिश किया गया। नाटो के टोटल मेंबर कितने हैं, 30 टोटल मेंबर हैं। क्यों, अभी ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाता है, क्योंकि हाल ही में फिनलैंड ने इसे ज्वाइन किया है, इसलिए नाटो पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी बढ़ जाती है, क्योंकि फिनलैंड एक नॉर्डिक कंट्री जो काफी पीसफुल है, मिलिट्री वाली चीजों में भाग नहीं लेता, बट उसने भी आपका नाटो अभी ज्वाइन किया है बतौर एज ए रिसेंट मेंबर। तो 30th मेंबर के तौर पे नाटो ने आपका ज्वाइन किया है, सॉरी फिनलैंड ने आपका नाटो को ज्वाइन किया है। नाटो के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, ब्रसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हमारा, वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M इज रिसेंटली इन द न्यूज रिलेटेड टू। ये जो R21 मैट्रिक्स M है, ये आपका पहली मलेरिया की वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन है किसकी, मलेरिया की। ठीक है, याद रखना पहली मलेरिया की वैक्सीन कौन सी, R2 मैट्रिक्स M, जिसको आपका WHO ने भी मान्यता दी थी, मलेरिया की वैक्सीन है। ठीक है, तो किसकी वैक्सीन है, आपका मलेरिया की वैक्सीन है। तो इसके डोजेस को आपका कहाँ पे ट्रांसफर किया गया है, WHO और यूनिसेफ ने आपका गावी को ट्रांसफर की। गावी क्या है, एक आपका वैक्सीन अलायंस है जो आपका अफ्रीकन कंट्रीज में काम करता है फ्री वैक्सीन प्रोवाइड कराने का। अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया क्या है, प्रोटोजोअन डिसीज है। कैसी डिसीज है, प्रोटोजोअन डिसीज है, जो कि एनोफिल्स मच्छर के काटने से फैलती है। अगर हम वर्ल्ड मलेरिया डे की बात करें तो वो कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। तो ये था हमारा जुलाई के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें मैंने प्रयास किया है कि सारे के सारे करंट अफेयर्स को हम टॉपिक वाइज अरेंज कर दें, साथ में सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन को पीपीटी या स्लाइड्स में रखा जाए जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिलेवेंट है, जिससे कि आपको नोट्स बनाना बेहद ईजी हो जाए। तो विद दिस होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम अपने लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग इट।